नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। रोजाना की तरह आज भी मैं लेकर हाजिर हूं सुबह 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। आपको बताऊंगी कैसे कोलकाता की लड़ाई परिवार पर आ गई है, अमित शाह पर अटैक करना ममता बनर्जी को क्यों भारी पड़ गया, साथ ही कोलकाता कांड को लेकर जो सियासी संग्राम मचा हुआ है, पूरी जानकारी तफसील से होगी आपके सामने। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र दौरे पर जा रहे हैं, इस दौरान वो क्या क्या करेंगे इसकी भी डिटेल आपको दी जाएगी। साथ ही आज हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, किन किन के नाम हैं और किन किन के नाम नहीं, सारी जानकारी होगी दमदार 10 में। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी ने क्यों लिया एक्शन, साथ ही योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर लाल इमली वाला अटैक क्या है, गाजियाबाद में क्यों मचा है गदर और रुड़की कांड का सच क्या है, बहराइच में जो ऑपरेशन भेड़िया चल रहा है उसमें कितने आदमखोर भेड़िया पकड़े गए, पूरी जानकारी होगी आपके सामने। साथ ही गुजरात में कैसे हाहाकार मचा हुआ है सबसे पहले, लेकिन बात होगी गाजियाबाद में मचे हुए गदर की। दमदार 10 में बात गाजियाबाद की। सबसे पहले जहां विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, लेकिन उपचुनाव से पहले भयंकर तनाव हो गया है। गाजियाबाद में 14 साल की लड़की से रेप के बाद बवाल हुआ। लड़की हिंदू समुदाय की है और आरोपी का नाम फैजान है। रेप की घटना के बाद लोगों ने जमकर हंगामा मचाया, गुस्साई भीड़ ने आगजनी की, तोड़फोड़ की। हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर नारेबाजी भी की। इस बीच पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिवार का दावा यह है कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। स्थानीय लोग अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस देश में लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप, हत्या, ऐसे जघन्य वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी तक कोलकाता की खबर पूरी तरीके से अपने अंजाम तक पहुंची नहीं थी, अभी तक दोषी को सजा हुई नहीं। इसी बीच गाजियाबाद में आप देखिए तस्वीरें, गाजियाबाद में फैजान की हैवानियत सामने आई है। रेप कांड को लेकर कल शाम लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने आरोपी कबाड़ी फैजान की दुकान के बाहर रखे हुए सामान और वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। दुकान के बाहर खड़े हुए ई रिक्शा को आग के हवाले कर दिया। ये देखिए लोगों का गुस्सा। लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, कुछ पोस्टर्स लेकर अपने हाथों में पोस्टर्स लेकर खड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस ने फौरन ही एक्शन लिया। नाबालिग हिंदू लड़के के साथ रेप करने के आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन भीड़ का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने आसपास की दुकानें बंद करानी शुरू कर दी। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने आरोपियों की कबाड़ की दुकानों पर धावा बोल दिया, वहां खड़े वाहनों और सामान में तोड़फोड़ की। ये जमकर तोड़फोड़ की तस्वीरें आपके सामने हैं। रेप के बाद लोगों के अंदर आक्रोश दिखाई दे रहा है, लोगों का गुस्सा भड़क उठा है, नाराजगी कुछ इस तरीके से निकल रही है बाहर। नाराज लोगों ने रोड को जाम कर दिया, वो आरोपी को फांसी देने की मांग पर अड़े हुए हैं। ये पूरा मामला ब्रिज बिहार इलाके का है, जहां 14 साल की एक बच्ची से रेप के आरोपी, जिसका नाम फैजान है, वो इस वक्त पुलिस के शिकंजे में है। उससे पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना यह है कि आरोपी एक नहीं बल्कि कई हैं। जब परसों शाम को घर की सभी बड़े काम पर गए हुए थे, इसी दौरान कबाड़ खरीदने और बेचने वाले 3-4 लड़के पीछे का गेट फांद कर घर के अंदर घुस आए, लड़की के साथ मारपीट की, उसका गैंगरेप किया। पीड़िता के परिवार और भी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है, और इसी मांग को लेकर कल देर रात लोगों ने सूर्यनगर पुलिस चौकी के सामने जमकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। आप देखें यहाँ पे हल्का फुल्का जो है लाठीचार्ज हुआ है। इस वक्त हम सूर्यनगर पुलिस चौकी के पास मौजूद हैं और
एकदम से जो है पुलिस बल ने हल्का फुल्का लाठीचार्ज किया। दरअसल रेप की घटना हुई थी गाजियाबाद में और उसके बाद से लगातार जो पीड़ित परिवार है, उनके समर्थक हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और इस वक्त आप देखें कि यहाँ पर पुलिस ने हल्का फुल्का बल जो है वो प्रयोग किया है। दरअसल भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई थी गाजियाबाद में। उत्तराखंड के रुड़की अब आपको ले चलती हूँ, जहां एक मुस्लिम युवक की मौत पर बवाल मचा हुआ है। इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं की एक डेलीगेशन ने मृतक के परिजनों के साथ मुलाकात की है, परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा भी दिया है। कांग्रेस के इस डेलीगेशन में पूर्व सीएम हरीश रावत और सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के अलावा उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा भी शामिल थे। पिछले शनिवार को वसीम उर्फ मोनू की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। गांव वालों का कहना था कि वसीम गौ तस्कर था। वो स्कूटर पर गौ मांस लेकर जा रहा था। जब गौरक्षा संवर्धन स्क्वाड ने उसे देखा तो उसका पीछा करना शुरू कर दिया। गौरक्षकों से बचने के लिए वसीम एक तालाब में कूद गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। लेकिन वसीम के परिजन इस दावे को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि वसीम की हत्या की गई है। परिजनों के मुताबिक गौरक्षकों ने वसीम को पकड़ने के बाद उसकी पिटाई की, फिर उसे तालाब में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कांग्रेस नेता भी सीधे सीधे हत्या का मामला बता रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये सीधे सीधे कत्ल है। पुलिस अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए नई नई कहानियां गढ़ने का काम कर रही है। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप इनके साथ खड़ी हुई है। फ्रंट लाइन के ऊपर कांग्रेस के तमाम हमारे लीडर खड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग एक बात कहना चाहते हैं कि हर कीमत पर, हर सूरत में कानून व्यवस्था के साथ कोई भी समझौता करने की ज़रूरत नहीं, कोई अपने हाथ में लेने की कोशिश भी ना करे। हम लोकतंत्र के तरीकों में विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को सड़क पर, सदन में और अदालत में सब जगह मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, वक्त बदलता है, आज नहीं बदलेगा कल बदलेगा, लेकिन दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। कांग्रेस के इस नेता ने इसे हत्या का केस बताया। आपने इमरान मसूद को सुना, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ साफ कहा गया है कि वसीम की मौत डूबने से हुई है। उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है। हरिद्वार पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। मृत्यु का कारण पानी में डूबने से होना बताया गया है, एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग। इस संबंध में सोशल मीडिया में कई लोगों के द्वारा भ्रामक टिप्पणियां और पोस्ट किए जा रहे थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि गोली लगी है, दांत टूटे हैं, पैर बंधे हुए थे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो गोली लगने के बारे में कोई बात आई, ना ही दांत टूटे होने की कोई बात पाई गई, और ना ही उसके पैर बंधे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर तमाम सभी लोग थे, उपस्थित थे। जब शव निकाला गया था तो पैर बंधे होने नहीं पाए गए। अब आपको खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां आतंक का पर्याय बना हुआ आदमखोर भेड़िया, उसे पकड़ने के लिए प्रशासन ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रखा है। अभी तक कुल 4 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। वन विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि 2 और आदमखोर अभी भी आसपास के इलाके में मौजूद हैं। बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस वक्त ये बड़ा खतरा बने हुए हैं। इन भेड़ियों की तलाश में शासन और प्रशासन दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गांव वाले भी 24 घंटे खुद पहरा दे रहे हैं। बहराइच के करीब 50 गांवों में अंधेरा होते ही कर्फ्यू लग जाता है। लोग अपने अपने घरों में सिमट जाते हैं, क्योंकि ये आदमखोर भेड़िया रात होने के साथ साथ धावा बोल देते हैं और मासूमों को अपने चंगुल में फंसा कर ले जाते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 4 भेड़िए अभी तक पकड़ लिए गए हैं, लेकिन अभी भी 2 चंगुल से बाहर हैं। इनकी भी तलाश की जा रही है। ये आदमखोर बन गए हैं। जितनी बार रात होती है उतनी बार छोटे बच्चों को ये अपना निशाना बनाने के लिए सीधा सीधा गांव के अंदर दाखिल हो जाते हैं। खेतों से होते हुए
घरों तक पहुंच जाते हैं। यूपी के बहराइच में लोग दहशत में हैं। गांव के लोग डंडा लेकर पहरा दे रहे हैं। वन विभाग की टीम जाल और पिंजरा लगाकर बैठी हुई है तो पुलिस की टीम हथियार लेकर पूरी रात पेट्रोलिंग कर रही है, क्योंकि अभी भी 2 आदमखोर शिकंजे में नहीं आए हैं। भेड़ियों के हमले में अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 35 लोग घायल हुए हैं। बहराइच और आसपास के जिलों के 50 गांव में दहशत है इन भेड़ियों की। 10 मार्च को भेड़ियों ने पहला हमला किया, जिसके बाद पिछले 46 दिन से लोग खौफ के साए में हैं। इन आदमखोरों को पकड़ना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। राजस्व विभाग की 32 टीम पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। वन विभाग की 16 टीम भेड़ियों की तलाश में जुटी है तो पुलिस के 200 जवान भी सर्च ऑपरेशन में दिन रात डटे हुए हैं। ड्रोन के अलावा थर्मल रेड कैमरों से आदमखोरों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने खुद इलाके में मोर्चा संभाल रखा है। आज का दिन बहुत सक्सेसफुल दिन हम इसे मानेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था, वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था। तो आज हम लोगों ने भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है। जो अभी एक रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार 24 घंटे हमारा चलता जा रहा है। उसमें रात के लिए हमने कुछ अलग तैयारियां की हुई है। इसमें प्रिकॉशनरी एस्पेक्ट्स और जो हमारी एक्टिव कैप्चरिंग एस्पेक्ट्स हैं, 2 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। जो हमारे रात के टाइम पे जो हमारा प्रिकॉशनरी एस्पेक्ट्स हैं, जिस विलेजेस में ये जा सकते हैं, संभावित है जहां पे भी इंसिडेंट्स हो रखे हैं, उन सभी पे ही पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार टीम्स मुस्तैद है, जो इसे रोकने के लिए बैरियर्स और बैरिकेडिंग वगैरह करके लोगों में जागरूकता करके इन सभी चीजों के एस्पेक्ट्स पे हमारी सारी टीमें इस पे भी एक्टिव है। इसके अलावा जो उसके क्रूशल जंक्चर्स है, जहां से इसकी मूवमेंट के पैटर्न्स है, उस पैटर्न के बेसिस पे हम जो बीच में जहां पे भी हम डाइवर्जनरी टैक्टिक्स लगा सकते हैं, वहां पे हम डाइवर्ट करने के लिए भी लगे हुए हैं। इसके अलावा जो उसके कैप्चरिंग के हैं, वो रात को भी हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं, केजेस वगैरह, वो सब मुस्तैद है, उस पर भी लगे हुए हैं एंड वी आर होपफुल। हमारे सहयोगी रुचि कुमार बहराइच से इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, ये आखिर एकाएक इस तरीके से घटनाएं कैसे सामने आने लगी? ये भेड़िए जंगल का रास्ता छोड़ गांव में कैसे दाखिल होने लगे? देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये तराई का इलाका है और यहाँ पर बहुत साल से भेड़िए रहते हैं, लेकिन जो घाघरा नदी है उसके किनारे वो बांध बना के रहते हैं। अब बाढ़ आ गई है तो ये सब बांध से बाहर आ गए हैं, क्योंकि जो बांध थी उसके अंदर पानी घुस गया है, इसलिए रिहायशी इलाकों में आ गए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इनमें से एक भेड़िया, उसका पैर में कुछ दिक्कत है, वो ठीक से चल नहीं पा रहा, शिकार नहीं कर पा रहा मीनाक्षी। तो जब वो शिकार नहीं कर पा रहा है तो वो छोटे छोटे बच्चों को, जो इजी टारगेट है, उनका शिकार कर रहा है। और ये झुंड में चलते हैं भेड़िए। आपने देखा कि किस तरह से पहले जो ड्रोन कैमरे से 4 भेड़िए आपको दिख रहे हैं जाते हुए। उसके बाद जब परसों हम यहाँ पर थे तो उस समय ड्रोन का कैमरा यहाँ घाघरा घाट के किनारे उड़ाया जा रहा था और उसमें 3 भेड़िए कैद हुए थे उस इलाके में, जिसमें से एक को पकड़ लिया है, 2 तो बिल्कुल पक्का है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा है कि 2 भेड़िए हैं, लेकिन गांव वालों से अगर मीनाक्षी आप बात करेंगी तो उनका कहना है कि 8-9 भेड़ियों का झुंड था। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से एक बार फिर शुरू हो गई है। 60,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की गई है। परीक्षा की पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का पहला चरण 23 अगस्त से शुरू हुआ और 25 अगस्त को समाप्त हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कानून पास होने के बाद ये पहली भर्ती परीक्षा है। अगर ये नए कानून की अगर हम बात करें तो इसमें 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इस वजह से अपराधियों में थोड़ा डर भी है। जुर्माना 2 लाख से 1 करोड़ तक का रखा गया है। उत्तर प्रदेश के 67 शहरों में एग्जाम चल रहे हैं और इसके लिए सुबह से ही छात्र सेंटर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती के लिए आज और कल दूसरे दौर की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके लिए पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पर सघन चेकिंग की जा रही है। किसी भी धांधली को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में अब तक करीब 12 सॉल्वर समेत 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एग्जाम कैसे चल रहा है, आपको नोएडा से भास्कर मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाती हूं।
देश भर में प्रतियोगिता परीक्षा कंडक्ट करवाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इस वक्त मैं नोएडा में हूं और यहां पे उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल के 60,000 से अधिक पोस्ट के लिए एग्जाम चल रहे हैं। 5 दिनों तक ये एग्जाम चलने वाला है, जिसमें 3 दिन एग्जाम हो चुके हैं, 2 दिन और होने वाले हैं। और इस सेंटर पे आप इंतजाम देखिए कि किस तरह से 10 बजे से एग्जाम है, 8 बजे से ही जो छात्र आ रहे हैं उनकी फ्रिस्किंग यहाँ पे हो रही है। सबसे पहले गेट पे जो उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 कर्मी हैं वो ये तस्दीक करते हैं कि बच्चा सही आई कार्ड के साथ और पहचान पत्र के साथ यहाँ पे पहुँच रहा है, वो चेक करते हैं। और उसके बाद अगर कोई भी सामान है उसके पास में तो वो सामान यहीं पे रखवा लिया जाता है उसके बैग में, या एक रूम है, स्टोर रूम कह सकते हैं, उस रूम में सबके सामान रखे जा रहे हैं। कोई भी पर्स, बेल्ट, मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए ये तक है कि वो ईयररिंग, क्लचर कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकती हैं। सब कुछ उनको बाहर ही रख के जाना पड़ता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सिपाही के 60,244 पदों के लिए इस वक्त एग्जाम चल रहा है। इसमें 48,17,441 अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। 67 जिलों में कुल 1,154 सेंटर बनाए गए हैं। ये एग्जाम अगले 5 दिन तक चलेगा। 2 पालियों में ये परीक्षा चल रही है और प्रत्येक पाली में करीब 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। 23, 24 और 25 अगस्त की परीक्षा हो चुकी है। आज यानी कि 30 अगस्त आज आप देखिए, आज और कल जो परीक्षा होगी उसके बाद फिर ये परीक्षाएं संपन्न हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा हो रही है। आज अगर बात करें तो 3 दिन पहले पुलिस परीक्षा हो चुकी है। 23, 24 और 25 अगस्त को पुलिस परीक्षा हो चुकी है। आज अगर बात करें तो चौथे दिन की पुलिस परीक्षा हो रही है। 60,244 पदों के लिए तकरीबन 48 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक प्रथम पाली की परीक्षा होनी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ के पीजी इंटर कॉलेज का। यहाँ पे अगर बात करें तो पूरी तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो अंदर जा चुके हैं और गेट को बंद कर दिया गया है। 10 बजे से परीक्षा होनी है, लेकिन जो एंट्री है वो 7 बजे से ही शुरू कर दी गई थी, क्योंकि जब पिछली बार परीक्षा हुई थी तो जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था, गड़बड़ियाँ हुई थी, तो इस बार इस तरीके से गड़बड़ी ना हो, पेपर लीक ना हो, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ की हैं। खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्यमंत्री पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इस बार कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए, और इसी के मद्देनज़र सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। और जो अभ्यर्थी परीक्षा देने आ रहे हैं उनकी भी बाकायदा तस्दीक की जा रही है, जांच की जा रही है कि कोई भी जो मुन्ना भाई है वो परीक्षा में शामिल ना हो पाए। द्वितीय पाली परीक्षा की बात करें तो 3 बजे से शुरू होनी है और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे पूरी तैयारियां हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भी तैनात है और एसटीएफ से लेकर के तमाम सारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी निगरानी रख रही हैं। अभी तक कोई भी गड़बड़ी निकल करके सामने नहीं आई, क्योंकि प्रशासन इस बार पूरी तरीके से मुस्तैद है कि पुलिस परीक्षा भर्ती में किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना होने पाए। अब बात करेंगे बंगाल में छिड़े सियासी संग्राम की। कोलकाता की लड़ाई अब परिवार पर आ गई है। ममता बनर्जी ने जय शाह के बहाने जो अमित शाह पर अटैक किया था उससे लेकर वो खुद फंस गई हैं, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें पूरा आईना दिखा दिया है। अमित शाह की बेटी जय शाह को आईसीसी चेयरमैन चुने जाने पर ममता बनर्जी ने बधाई तो दी, लेकिन इसी बहाने गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा नेता नहीं बना, लेकिन आईसीसी का चेयरमैन बन गया। साथ ही दीदी ने यह भी कहा कि उनका बेटा वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो गया है। इसे लेकर अब बीजेपी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को फेल मुख्यमंत्री होने की बधाई दी। साथ ही ये भी बता दिया कि उनके भाई नेता नहीं बन पाए, लेकिन खेल एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए। सबसे पहले आपको मैं ममता बनर्जी का वो पोस्ट दिखाती हूं जिसके जरिए उन्होंने अमित शाह पर बधाई के साथ साथ सरकाज़म में सरकास्टिकली एक तंज का साथ उन्होंने ये पोस्ट अमित शाह को बधाई देने के लिए लिखा था। इसकी शुरुआत भी उन्होंने बधाई के साथ ही की थी, लेकिन वो इसके जरिए अमित शाह पर तंज कसना चाहती थी। इसमें उन्होंने लिखा, कांग्रेचुलेशंस यूनियन होम मिनिस्टर, यानी बधाई हो केंद्रीय गृह मंत्री। योर सन हैज नॉट बिकम अ पॉलिटिशियन बट हैज बिकम द आईसीसी चेयरमैन। आपका बेटा नेता नहीं बन पाया, लेकिन आईसीसी का चेयरमैन बन गया। A post much more important than most politicians. ये पद अधिकांश नेताओं के पद से ज्यादा अहम है। उन्होंने आगे लिखा, Your son has indeed become very powerful. आपका बेटा वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो गया है। And I congratulate you on this most elevated achievement indeed.
मैं आपको उसके सर्वोच्च उपलब्धि के लिए बधाई देती हूँ। अब ये तारीफ थी या तंज था, या आप भी समझते हैं। ममता बनर्जी की इसी पोस्ट के बाद बीजेपी ने भी दीदी पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी के नेता शुभेंदु चौधरी ने बता दिया कि कैसे उनके भाई नेता नहीं बन पाए, लेकिन खेल एसोसिएशन के अध्यक्ष जरूर बन गए। शुभेंदु अधिकारी ने फील्ड चीफ मिनिस्टर के तौर पर ममता दीदी को बधाई दी। उन्होंने लिखा, Congratulations, Field Chief Minister, Home Minister and Health Ministers of West Bengal. उन्होंने आगे लिखा, Your brothers have not become politicians but have become the following. यानी आपके भाई नेता तो नहीं बन पाए, लेकिन क्या क्या बन गए हैं, पूरी एक लिस्ट फिर उन्होंने नामों की रख दी। अब अजीत बैनर्जी है, वो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए। अब अजीत बैनर्जी भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष तो बन गए, साथ ही उन्होंने आगे ममता बनर्जी के छोटे भाई बाबुन बनर्जी को भी नहीं छोड़ा। उनके बारे में लिखा, जो कि बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन के ग्राउंड सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हैं। अब बताइए, मोहन बागान फुटबॉल क्लब के प्रेसिडेंट के तौर पर वेस्ट बंगाल हॉकी एसोसिएशन, वेस्ट बंगाल स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट, वेस्ट बंगाल कबड्डी एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट। एक नहीं, इतने सारे नाम उन्होंने गिना दिए अलग अलग एसोसिएशंस के। अब इसकी ल्यूक्रेटिव पोस्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने जो पोस्ट किया उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल के अलग अलग खेल संगठन पर ममता बनर्जी के परिवार की ही पकड़ है। आप कैसी ये पकड़ है, ग्राफिक जरा हम आपके सामने रख रहे हैं, वो पढ़ें आप। ममता बनर्जी के 6 भाई हैं, जिनमें से 2 भाई अजीत बैनर्जी और बाबुन बैनर्जी का खेल एसोसिएशन में बहुत दबदबा है। अजीत बैनर्जी फुटबॉल यानी कि भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ममता बनर्जी के सबसे छोटे भाई बाबुन बैनर्जी पश्चिम बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल कबड्डी, पश्चिम बंगाल एमेच्योर बॉक्सिंग, पश्चिम बंगाल राज्य टेबल टेनिस संघ और पश्चिम बंगाल हॉकी के भी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा मोहन बागान फुटबॉल क्लब के ग्राउंड सचिव भी हैं। अब क्या बोला जाए कि वो नेता नहीं बन पाए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पद उन्हें मिल गया है। खैर, ये तो राजनीति की बात हो गई। कोलकाता रेप मर्डर केस में पीड़ित को इंसाफ दिलाने के नाम पर सियासी दलों और छात्रों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। इस मुद्दे पर बैकफुट में आई टीएमसी भी धरना प्रदर्शन पर ही उतर आई है। टीएमसी अगले 3 दिनों तक सड़क पर जोरदार प्रोटेस्ट करने की तैयारी में है। आज पहले दिन टीएमसी के छात्र संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और अलग अलग कॉलेजेस के गेट पर प्रोटेस्ट करेंगे। टीएमसी स्टूडेंट विंग का ये प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ होगा। बीजेपी की स्टूडेंट विंग भी आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन करने वाली है। दोनों स्टूडेंट विंग आज छात्रों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। आज यानी कि कोलकाता में एक बार फिर से तनाव बनने की आशंका दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी पहले ही अपने कार्यकर्ताओं को ये कह चुकी है कि विरोधियों को उनकी ही भाषा में जवाब देना होगा, और अगर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ममता की इस अपील को शब्दशः ले लिया तो आज भी कोलकाता में बवाल तय है। इधर फर्रुखाबाद डबल मर्डर केस में, डबल डेथ केस में फर्रुखाबाद, जिसमें फंदे पर 2 सहेलियों का शव लटका हुआ मिला था। अब ये मर्डर है या ये एक नेचुरल डेथ है या एक सुसाइड है, इस पर तो अभी तक जांच चल रही है। पुलिस ने गांव के 2 युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इन दोनों युवकों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि सहेलियां अपने चाचा के मोबाइल में अपना सिम कार्ड डालकर बात करती थी और उसके बाद मोबाइल से सिम निकालकर सब कुछ डिलीट कर देती थी। फर्रुखाबाद में 2 सहेलियों की मौत के मामले में जिन 2 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, उनका नाम है दीपक और पवन। दोनों लड़के मरने वाले दोनों लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में थे। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़के और भी लड़कियों के साथ बात करते थे और ये बात दोनों सहेलियों को पता चल गई और इसी वजह से दोनों ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने दीपक और पवन को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाए।